हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमडीएस वालों, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? एग्जाम डेट आने के बाद कुछ पेट में कुछ हुआ, गुड़गुड़ाहट कुछ हुई कि नहीं है? देखो, मैं सीरियसली बताता हूँ, जब मेरा कभी एग्जाम आता था ना, तो मतलब मेरे पेट में पता नहीं क्या होने लग जाता था। पता नहीं, मतलब खाना खाना खाने का मन करे, खाना खाने जाओ तो ऐसा लगता था पेट भरा हुआ है, पेट मतलब। और तुम्हें समझ रहे हो ना हम बातें मेरी? और जब बिस्तर पे जाओ तो लगता है भूख लगी हुई है, मतलब कुछ समझ नहीं आता था। और ऐसा होता है, ऐसा एग्जाम के टाइम में जब कभी भी आप एग्जाम देने जाते हो ना, और एग्जाम की डेट आ जाती है, तो ऐसा होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एग्जाम में कैसा फील कर रहे हो? ठीक है, एग्जाम में आप कैसा फील कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलो जी। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि आपके, या मैं ये बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल पे हमने एक पोस्ट क्रिएट किया हुआ है। ये हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ वीडियो आपकी बनाई जा सके। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सीएचएसएल की आंसर की आई हुई है, तो आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। फिर इसके बाद आपको मार्क वगैरह भी निकालना आता है, कैसे कैसे मार्क, आपका कितना मार्क बना होगा, है ना? ये सारी चीजें करनी है तो तुम तैयारी भी नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथों में हक ही नहीं है इस चीज का कि अगर नहीं कर सकते तुम, तो मार्क वगैरह आपने निकाल के रखे होंगे। तो एग्जैक्ट आप अपना, मतलब जो भी चीजें है ना, उसको आप एग्जैक्ट हमें बता दीजिएगा, कितना नंबर आपका आया है उस पोस्ट पे आप डाल दीजिएगा, ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ बनाई जा सके। पता है समझ में? चलो, हम टाइम नहीं लेंगे आपका। अच्छा, ये मेरे भाई लक्ष्मण, मैं आप तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है, इसलिए आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता मैं, ठीक है? बस समझ में, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये जो पहला सवाल है, ये मैं आप सभी के लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर पहला ही सवाल होमवर्क? देखो, लोग लास्ट वाला देखे जाते हैं, मैं पहला देके जा रहा हूं, क्योंकि लास्ट वाला आप सुनते नहीं हो, इसलिए मैं पहला वाला देके जा रहा हूं। आसान सा सवाल है, ठीक है ना? करके बताना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, चाहे जो भी करना, ठीक है ना? लेकिन मुझे आंसर चाहिए बस, ठीक है? बस समझ में। चलो, अब ये वाला सवाल जैसे है, तो ये वाला सवाल, इसको तो हम 3 लिख सकते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 16 लिख सकते हैं, और ये तो 150 है भाई साहब, बीच में प्लस प्लस है, तो आप ये भी समझते हो कि ये बनेगा 169 के, और 169 को हम 13 लिख सकते हैं। तो आप में से कितने से बच्चे का आंसर था जो 13 ही आया था? हाथ उठाओ। चलो भाई, कह रहा है इसमें बताना है इकाई का स्थान क्या होगा। मेरे भाई, इकाई का स्थान जो भी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन्हीं के इकाई के स्थान पे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, जाने दो। इन्हीं के इकाई स्थान पे इसकी वैल्यू तय करेगी। तो भाई साहब एक काम कर दो, यहाँ 4 से भाग दे दो तो यहाँ बचेगा 3, तो 7 से करोगे तो 7 7 49, और आप समझते हो इस बात को कि 9 9 7 63 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 आता है, और इसका तो 5 ही आएगा। मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई 5 से 15 ही आएगा। या सिंपल सी बात है, आप बिना सोचे समझे आंख बंद करते, आंख बंद करते, आंख बंद करते, आप देखते यहाँ 5 है तो 5 तो आना ही आना है, यूनिट डिजिट। और मैंने कहा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 5 अपना उत्तर मार के निकल लेते, कहानी खत्म। समझे कि नहीं बाबू? समझ गए? कह रहा है 1 से लेके 100 तक 3 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 2 के गुणज नहीं है। 3 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 2 के गुणज नहीं है। देखो, एक बात सिंपल सी मैं आपको बताऊं, पहले इसमें तो आप 3 का गुणज निकाल लो कि 3 का गुणज कौन कौन है। तो समझना भाई, पहला तो 3 ही होगा जो 3 का गुणज होगा, और लास्ट वाला सर 99 होगा जो 3 का गुणज होगा। समझ रहे हो मेरी बातें? सर बिल्कुल समझ रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि एक काम करो, अगर आप एग्जैक्ट ऐसे गिनना चाहते हो कि कितने ऐसे गुणज हैं जो 2 के गुणज नहीं है, मतलब हमें क्या है कि 2 का गुणज क्या करना है, निकाल देना है। 3 और 2 दोनों का गुणज निकाल देना है। बताइए समझ में? तो हमें ये पहले पता कर लो कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से, पहली बात 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये देखो जरा, ठीक है? बस समझ में। तो आप समझते हो नंबर ऑफ टर्म निकालने का मैंने फॉर्मूला बता रखा कि लास्ट नंबर माइनस पहला नंबर डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो मेरा 3 ही देगा, और प्लस का 1 कर लेना, ये मैंने बता रखा आपको। अब यहां पे 96 आएगा, तो 96 डिवाइड बाई 3 कर लेना, प्लस का 1। 3 3 9, 3 2 6, और प्लस का 1। तो मेरे भाई 33 ऐसे नंबर मिलेंगे, 33 ऐसे नंबर मिलेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 1 से 100 के बीच 33 ऐसे नंबर मिलेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 3 से तो डिवाइड हो, लेकिन 2 के गुणज ना हो। तो 3 और 2 दोनों का गुणज अगर होगा तो वो 6 का गुणज होगा, यानी जो 6 का गुणज होगा, जो 6 का गुणज होगा, उसकी काउंटिंग हमें इसमें नहीं करनी है। समझ में आई मेरी बात है?
तो आप जरा ध्यान से सुनो कि 1 से 100 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से कट जाएंगे, आपको ये निकालना है। तो पहला तो 6 ही होगा, दूसरा क्या होगा, मतलब लास्ट वाला क्या होगा सर, लास्ट वाला 96 होगा, है ना। तो अगर इसमें मैं नंबर ऑफ टर्म निकालना चाहता हूं तो इसका भी फॉर्मूला वही है, लास्ट वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर डिवाइड बाय 6 और प्लस का 1। 6 क्यों, क्योंकि 6 कॉमन डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि 6 6 12 12 6 18 से करके मिलेगा, है ना। तो यहां आएगा 90 डिवाइड बाय 6, है ना। तो 6 से काटोगे तो 6 कम 6 बचा, 6 पंजे 30, 15 चक्का 90 प्लस 1 यानी कि 16। मैंने कहा था ना कि ये जो 16 डिजिट होंगे ना इसमें नहीं काउंट होंगे, तो 16 एक काम कर दो इसमें से घटा दो, क्या कर दो इसमें से घटा दो 16। तो 16 अगर मैंने घटाया तो 4 3 7 मिलेगा, 17 मेरे सवाल का उत्तर होगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, तुम्हें समझ में आई होगी मुझे पता है। अगला सवाल देखो, ये वाला कैसे दिया हुआ है और इसको कैसे आप कर सकते हो। इसको आप एक काम कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। मुझे ऐसे दिख रहा है ना, जब रूट रूट में सारे सवाल दिखने लगे तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो। देखो आसान ये होता है ना मेरे भाई, ये तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को बना लो, लेकिन आसान ये होता है, एक काम कर दो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है, सॉरी परफेक्ट, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दो। तो हमें करना ये होता है कि इनमें से किन दो का जो सम है ना वो 23 आ रहा है। तो देखो भाई सबका सम 23 ही आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है बस समझ में। लेकिन हमें ये भी देखना है कि किसका मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 130 आ रहा है, किसका मल्टीप्लाई 130 आ रहा है। तो 18 15 बटे कितना होता है 120, तो ये तो नहीं होगा, है ना, इसका भी नहीं होगा, ये भी 130 नहीं बनाएगा, सिर्फ यही एक नंबर दिख रहा है जो 130 बनाता हुआ। तो हमें क्या जरूरत है सवाल करने की, क्या देखना होता मुझे भाई कि इन दोनों का सम क्या बनाए, 130 बनाए, सॉरी 23 बनाए, और इन दोनों का गुणनफल क्या बनाए 130 बनाए, बस इतना ही देखना था, सवाल हो गया। कितना देर लग रहा है बताओ, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है ए बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 30 दिन में पूरा कर, बी बताओ कितने दिन पूरा कर देगा। सिंपल सी बात है भाई, इन सभी का क्या ले लो एलसीएम, 30 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो 5 छक्का 30, 30 एक कम 30, कुल मिला के मेरे भाई आया 5, तो 5 छक्का 30, कुल मिला के 6 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, खत्म, मतलब 6 दिन में कर सकता है, खत्म। कह रहा है कि भाई 3 नल है एबीसी टंकी क्रम से 10 12 15, तो मैं ये समझता हूं कि इनका एलसीएम ही 60 होगा। अब ये मत कहना कि नहीं बताया है, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्लासें हो रही थी तुम कहां थे, है ना। चलो अब एक काम करो भाई साहब, एक काम करो, कह रहा है कि कितने दिन में तीनों नल भर देंगे टंकी को। तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, यही क्षमताएं निकलनी है तीनों की। तो बताओ टाइम कितना लगेगा, तो 10 15 15 चौका 60 यानी कि 4 घंटे, कितना 4 घंटे, तो भाई साहब 4 घंटे पूरी टंकी भर के ओवर हो जाएगी। अगला कह रहा है कि भाई साहब दो घनों के आयतनों का अनुपात ये है। मैंने एक नहीं कम से कम 10 नहीं 100 बार बताया है कि जब घन दिया हो, ठीक है, और आयतन का अनुपात पूछा जाए, आयतन, तो याद रखना फिर भुजाओं का क्यूब होता है, भुजाओं का क्यूब होता है, ये अनुपात होता है। अगर आपको पूछे पृष्ठ का अनुपात, मैंने बार बार बोला पृष्ठ का अनुपात, तो भुजाओं का स्क्वायर होता है, भुजाओं का क्या होता है स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे भुजाओं का अनुपात, तो भाई साहब भुजाओं का अनुपात तो यही होगा ना A1:A2, है ना। मतलब ये था कि आयतन का मुझे क्या करना है, परफेक्ट मतलब क्यूब रूट ले लेना है, क्या लेना है क्यूब रूट ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट लोगे तो यही तो आएगा, क्यूब रूट लोगे तो 5 आएगा और 1 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है ना, खत्म। कह रहा अंकित मूल्य भाई साहब कितना है 650 है, 40% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो भाई मेरे आपको पता है कि 650 एमआरपी किसी चीज पे लिखा हुआ है और तुम्हें दुकानदार ने कहा कि 40% का डिस्काउंट दे दो, तो तुम्हें कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 60%। कितना भाई 60%, ये कट गया 6 25 30 के 0 कैरी हो गया 3, 6 6 के 36 3 39 यानी कि 390 रुपया। आपको 390 रुपया देना है और वो कुर्सी लेके चले जानी है ना। अगला सवाल नेक्स्ट, मस्त मजा आ रहा है एकदम। एक वस्तु का अंकित मूल्य भाई साहब कितना है 840 रुपए है। कह रहा दुकानदार 40% की छूट देता है, फिर 5% का लाभ भी कमाता है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो अब जब कभी भी आपके सवाल में प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ दे दिया जाए, तो याद रखना हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, एमपी सीपी दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। जो रखना है यहीं पे रख लो, 840 अपॉन सीपी दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 105
डिस्काउंट का मतलब 60, तो 15 चौके 60, 15 7 105, 7 से काटोगे है ना, 7 एक कम 7 हुआ, 7 दूना 14, 12 7 84, 12 चौके 48, यानी सीपी की वैल्यू हो जाएगी 480 के। मैंने गुणा कर दिया, सीधे सीधे 480 मेरे सवाल का उत्तर हो गया। अब मैं ले लेता हूं दूसरा पेन, अब मैं ये वाला पेन लेता हूं और फिर करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इस टाइप का सवाल बड़ा सिंपल होता है, करना ये होता है ना कि 2 और 4 दोनों का जो, सॉरी गड़बड़ हो गया, सुनना मेरे भाई ध्यान से, कि 2 और 4 दोनों का जो, हाँ ठीक तो है, 2 और 4 दोनों का जो मल्टीपल होगा वही मेरा उत्तर होगा। खत्म करो कहानी। 2 और 4 दोनों का जो मल्टीपल होगा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ये सिर्फ इसी का मल्टीपल होता है, कभी कभी होता है कि इन दोनों का मल्टीपल होता है, तो पहले ही चेक करना, पहले इसका मल्टीपल चेक करना। तो कह रहा है इसमें तो 2 जगह दिख रहा है, ये वाला तो वैसे मेरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। और अगर ऐसा ना मिले, देखो 2 ऑप्शन मिलेगा, तो एक काम करो इन दोनों का गुणा चेक कर लो, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो पूरा ही कर लो, क्या ही दिक्कत है इसमें। कह रहा है ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। मैंने क्या बोला था भाई, जिसकी सीट खाली उधर सीट भर दो, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो बोला था, अभी मैंने बोला था। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं। कहता 2 संख्याओं का अनुपात ये है, कह रहा उनका अंतर, तो भाई साहब उनका अंतर निकाल लो। तो अंतर 3 दिखाई दे रहा है, यानी 5 में से 2 घटाऊंगा तो अंतर 3 है। कह रहा 3 बराबर 36 के, 1 बराबर मेरे भाई 12 के, 1 बराबर क्या है 12 के। कह रहा छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या 2 है, तो 2 बराबर 24 के, 2 बराबर 24 के, 2 बराबर 24 के। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि भाई इन सभी का औसत 21 है, तो कह रहा है बताओ x की वैल्यू क्या है। एक काम कर लो, कंपैरिजन कर लूं, या ऐसे कर लेना कि आप इन पहले 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 का गुणा कर लेना, 21 छक्का कितना होता है 126, कितना 126। इसके बाद इन सभी को जोड़ लेना, इसमें से घटा लेना। आप ये भी कर सकते हो, आप डिफरेंस भी देख सकते हो। चलो जोड़ ही लो, चलो ये देखो ये 40 हो जाएगा, है ना। फिर देखो 8 4 12, 12 3 15 के, 5 हो गया, कैरी हो गया मेरे भाई कितने के 1 के। यहां हो गया 2 और 2 2 4, 4 3 7, 75। तो 75 40 कितना होगा 7 4 11 के। देख लो भैया, तो 11 मेरे सवाल का उत्तर आ रहा है ना। लास्ट वाला 11 होगा, तभी तो 126 आया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। बहुत इजी सवाल है, यानी आपको कह रहा है सीपी और एसपी, इसका जो रेशियो है वो मेरे भाई कह रहा है 5 और 3 के है। तो सीपी हो गया 5, एसपी हो गया 3, यानी कि 5 की वस्तु को मैंने 3 में बेच दिया, यानी कि घाटे में बेच रहा हूं। कितने घाटे में बेच रहा हूं, 2 घाटे में। क्रय मूल्य मेरा कितना था 5, और 2/5 को आप क्या बोलते हो 40%, क्या बोलते हो 40%, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक वस्तु को 90% लाभ कमाता है। कहता है यदि वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो बताओ हानि कितना प्रतिशत होगा। यार देखो एक चीज समझना मेरी बात ध्यान से, कि अगर 100 की चीज है ना, 100 की चीज है, ऐसा मत करो, मान लो 100 की चीज है, मान लो 100 की चीज है, और अगर मुझे 90% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अपनी चीज को 190 पे ही बेचा रहूंगा। अगर 100 रुपए की चीज है, मतलब ये सीपी है अगर मैं बोलूं, तो 90 का लाभ चाहिए, तो एसपी मेरा कितना होना चाहिए सर 190 रुपया। अब कह रहा है ऐसा ना कि अगर इतने में ना बेच के मैं जस्ट हाफ में बेचूं, तो हाफ का मतलब होता है मेरे भाई 85 या 95, कितना होता है 95, कितना होता है 95, यानी अब मैं 190 से 95 बेच रहा हूं, तो कितने का हानि हो गया भाई 5% का। कितने का 5% का। 100 की चीज को 95 बेचोगे 5% का हानि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कह रहा किसी वस्तु को 25% में से है, किसी संख्या के 25% में से 70 घटाने पर परिणाम कितना था 20 आता है। देखो मेरे दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई संख्या है 25% का मतलब होता है 1/4, कहता है इसमें से 70 घटाने पर भाई साहब परिणाम आता है 20। तो एक काम कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे भाई साहब आएगा 90, 90 बटा क्या कर लो 4 कर लो, 90 गुणा 4 कर लो, ये हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 360। तो ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया, है ना। संख्या का वैल्यू है कितना भाई 360। यदि Q को P से 40% कम अंक प्राप्त हुए तो P के अंक Q के कितने % अधिक हुए। ये यूजुअल सवाल होता है, आप इसको समझते हो कि अगर ऐसा सवाल ले तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि R/100 माइनस R, तो भी आपका उत्तर निकल जाएगा, यानी कि 40/60, 40 घटाओगे तो 60 ही तो आएगा,
तो इसको काटोगे तो आएगा 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है सर? 66 सही 2/3%। या तो ऐसे कर लो, उत्तर आ जाएगा, या फिर इसकी फ्रैक्शन लगा लो 2/5। देखो आप ये बात समझते हो कि P से 40% कम, यानी P 5 होगा तो Q कितना होगा सर? 3 होगा। P और ये Q कह रहा, बताओ ये कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 2 ज्यादा है। किससे? तो आप 3 से देखेंगे, 2/3। देखो यहां भी आया था तो उत्तर कितना होगा? 66 से 2/3। इजी था, है ना? कह रहा है एक व्यक्ति है, बिंदु L से M जाता है और वापस आता है, पूरी यात्रा का औसत चाल कितना भी चलता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो L और M तक अगर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, वो जो भी डिस्टेंस चलेगा दोनों बार सेम ही चलेगा। कहता है ये वाला जो डिस्टेंस है ये 50 है, यहां से जाता है तो 50 पर आवर, ठीक है। कह रहा है कि L से M जाने पर, अच्छा L से M जाता है वापस भी आता है, अच्छा जाता वापस भी आता है। यदि L से M तक जाने में, भाई साहब L से M तक जाने में उसका क्या हो? 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखो ये इधर से जाने में 35 किलोमीटर पर घंटा हो, तो कह रहा है वापस वाली स्पीड क्या होगी जब इनका एवरेज स्पीड कितना है? भाई साहब 50 है। देखो मैं ये चाहता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना जरा, कि भाई साहब ऐसा कोई स्पीड, देखो वैसे तो मैं आराम से कर सकता हूं, लेकिन एक काम करो, ऐसा ये कोई डिस्टेंस मान लो जो 50 से भी कट जाए, 35 से भी कट जाए, ठीक है। तो आप समझोगे सर कि 5 7 35, यानी कि 7 25 35, 350, इतना ही आप इतना किलोमीटर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस मान लिया तो ये 35 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। सर एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है? आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, यानी आने और जाने में भाई साहब लगा होगा 700 किलोमीटर, आने में 35, जाने में 3500, मतलब 350 बटा, कह रहा भाई कुल समय कितना लगा। एक काम करो, पहले 35 के हिसाब से देख लो सर, 10 घंटा लगा था। कितना लगा सर? 10 घंटा। आने में कितना स्पीड था हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है, तो मान लो सपोज करो टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। कितना लगा? टी टाइम। यहां पे कितना था भाई? 50। कितना था? 50। कितना था? 50। एवरेज स्पीड कितनी थी? 50। चलो 700 बटा 10 प्लस टी। नहीं, कहानी गड़बड़ कर देगा ना ये। मान लो ये काट भी देते हो आप इससे, तो 5 14 25 70, ये 14 हो जाएगा। नहीं, कहानी गड़बड़ कर देगा। ऐसा करो मेरे भाई, वैसे ही करो, वैसे ही करो, गड़बड़ कर देगा ये। हाँ वैसे करो, वैसे करो, ये तरीका नहीं चला। आ जाओ। तो आप जानते हो अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस आपकी सेम है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एक और फॉर्मूला होता है, q x इंटू वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड क्या है भाई? 50 है। कितना है? 50 है। अच्छा एक्स वाई कितना है हमें पता है कि 2 तो पता है, लेकिन 35 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है। यहाँ हो जाएगा 35, कितना होगा? 35 प्लस वाई, ठीक है। तो 5 दूना 10, तो यहां तो कट जाएगा, इससे 7 बचा रहा। तो 35 पंजे कितना होगा ये भी जरा देख लो, और 5 हो जाएगा 35 पंजे, यानी कि 35, ये 5 वाई कर लो, प्लस 5 पच्चे 25 के 5, 5 दिया 15 और 2 17, और माइनस का मेरे भाई कर देना 7 वाई, दैट इज इक्वल टू 0 के। 2 वाई दैट इज इक्वल टू 175 के। तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी भाई? 87.5 के। 87.5 होगा ना, 2/16, 87.5 के। ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताओ। अबे कुछ नहीं करना, यहां से काट लो। 15 किलोमीटर में बताना, तो एक काम करो, ये 5 गुणा 3 है, तो ऐसा कर लो, किलोमीटर पर घंटे में 18 गुणा 3 कर लेना। मतलब ये 5 होता है मीटर पर सेकंड में, ये 18 होता है किलोमीटर पर घंटे में। बाकी 3 जैसा था वैसे ही होगा। 18 3 36, 18 3 54 होता है, 36 नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर योजना में निवेश किया जाता है, 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त हुआ मिश्र धन। भाई सब मिश्र धन ये हो रहा है 1 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन, भाई सब ये है। क्या ब्याज की दर बताओ। अच्छा, तो आप ये बात समझते हो कि अगर 1 साल का मिश्र धन ये है, दूसरे साल का ये है, तो आप ये भी समझते होगे कि जब हमारा ब्याज चक्रवृद्धि पे दिया जाता है
पहले साल का जो मिश्र धन होता है दूसरे साल के लिए वो मूलधन का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में। तो सिंपल सी बात देखो कि यहां कितना ब्याज लगा है, समझो कि नहीं बबुआ, यहां कितना ब्याज लगा है। तो अब देखो सर यहाँ 41 तो आ गया, सॉरी 11 तो यहाँ गया 50 में, तो 1170 रुपया इतना ब्याज लगा है। कितने पे लगा है? मूलधन जो वही तो होगा, गुणा 100 कर दो, तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कट गया, 13 39 117 काटोगे तो आर की वैल्यू आएगी मेरे भाई 30%। 30% मेरे सवाल का उत्तर है। देखो आसान था कि नहीं था आसान? तो ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएंगे, बट घबराना नहीं, मार के आना सवाल, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन पेपर करके आना। ये मत सोचना कि हाँ क्वालिफाइंग 30% है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग 30% सिर्फ नाम मात्र का है, एसएससी कुछ भी क्वालिफाइंग बना सकती है। समझ में? चलो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, थैंक यू वेरी मच।